मैं विमला देवी। आज बहुत दिनों बाद हमारा पूरा ओबेरॉय परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। 8 कुर्सियों वाले उस बड़े से डाइनिंग टेबल पर एक तरफ मैं अपनी दोनों बहुओं के बीच बैठी थी और दूसरी तरफ मेरे पति आलोकनाथ अपनी 5 साल की पोती और 7 साल के पोते के बीच। परिवार के मुखिया की कुर्सी पर हमारा बड़ा बेटा अशोक बैठा था और ठीक उसके सामने वाली कुर्सी पर छोटा बेटा रोहित। कई दिनों से मैं और आलोक दोनों अपने बेटों और बहुओं से एक बात कहना चाहते थे, पर कभी बड़े की गैर मौजूदगी तो कभी छोटे की कहीं बाहर जाने की वजह से बात रह जाती थी। लेकिन आज मैंने आलोक से कहा था, किसी भी हालत में बात करनी ही है। मेरे मन में वर्षों पुरानी एक इच्छा थी जिसे आलोक हमेशा पूरा करना चाहते थे, बस जिंदगी की जिम्मेदारियां कभी हमें मौका ही नहीं दे पाईं। आलोक ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में रजामंदी ढूंढी और जब मैंने हल्का सा सिर हिलाया तभी उन्होंने अपनी बात शुरू की। कई दिनों से मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे थे। चलो आज कह ही देते हैं। दोनों बेटों ने सिर उठाकर आलोक की तरफ देखा, लेकिन दोनों बहुओं ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सच कहूं तो मुझे पता था कि बहुएं शायद ध्यान नहीं देंगी, लेकिन मेरे बेटे, उनसे मुझे पूरा भरोसा था। इतने सालों की तपस्या, त्याग और मेहनत, बस उसी भरोसे पर टिकी थी मेरी उम्मीद। आलोक ने आगे कहा, शादी के बाद मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि उन्हें वर्ल्ड टूर पर ले जाऊंगा, लेकिन कभी तुम दोनों की पढ़ाई तो कभी बिजनेस की परेशानियों में हम फंसते चले गए। अब जबकि तुम दोनों अपने कारोबार में अच्छे से सेट हो चुके हो, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं तुम्हारी माँ को वर्ल्ड टूर पर ले जाऊं। अगर तुम लोगों की रजामंदी मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। यह कहते हुए आलोक ने मेरी तरफ देखा और मैंने उनकी आंखों में वह प्रेम और वादा फिर से महसूस किया जो उन्होंने वर्षों पहले किया था। अब हम दोनों बच्चों की तरफ देखने लगे, रजामंदी की उम्मीद में। मुझे तो पूरा विश्वास था हमने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। खुद भूखे रह गए पर उनकी हर इच्छा पूरी की। उनके कदम कभी लड़खड़ाए नहीं, क्योंकि हमने इन्हें संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज क्या वो हमारी एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? कुछ देर डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छाया रहा। तभी मेरा बड़ा बेटा अशोक बोला, पापा, वर्ल्ड टूर पर जाने का आप दोनों का ख्याल अच्छा है। यह सुनकर मेरे दिल में एक अनोखी गर्व की लहर दौड़ गई। मैंने मुस्कुराकर आलोक की ओर देखा, जैसे कह रही हूं, देखा, बहुएं जैसी भी हों, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है, कभी हमें मना थोड़े ही करेगा। हम जरूर जाएंगे वर्ल्ड टूर। पर मेरी यह खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। अशोक ने अपना खाली गिलास टेबल पर रखते हुए अपनी बात पूरी की, लेकिन मेरा मानना है कि यह सही समय नहीं है। साल भर और रुक जाइए, इससे डबल फायदा होगा। उसकी बात सुनकर मैं, रोहित और दोनों बहुएं सभी एक पल के लिए चौंक गए। वर्ल्ड टूर में फायदा? हम सब उसकी बात सुनने लगे। अशोक बोला, देखिए पापा, आपका तो ठीक है क्योंकि आप 60 पार कर चुके हैं। सीनियर सिटीजन वाले सारे डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन मम्मी अभी सिर्फ 59 की हैं। उनका ट्रैवल खर्च ज्यादा पड़ेगा। अगर मेरी माने तो 1 साल और इंतजार कर लीजिए, तब आप दोनों सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ जाएंगे। खर्च कम होगा और हमारी बचत भी। उसके शब्द मेरे सीने पर जैसे भारी पत्थर बनकर गिरते जा रहे थे। मैंने सोचा, चलो अशोक के मन में नहीं सही, शायद रोहित के मन में मेरे जन्मदिन और मेरी इच्छा को लेकर उत्साह हो। लेकिन रोहित ने उंगली उठाकर कहा, वर्ल्ड टूर तो होता रहेगा पिताजी। मेरा दिल उस एक वाक्य पर ही धड़कनें छोड़ चुका था, पर वो आगे बोला, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही कहूंगा, साल भर और रुक जाइए, फिर जाइएगा। आप दोनों नहीं जानते, बैंकिंग के साथ ही सीनियर सिटीजन्स को ट्रैवलिंग के भी कई फायदे होते हैं। इससे कम बजट में आप दोनों घूम आएंगे। इस बार चोट सिर्फ दिल पर नहीं, मेरी आत्मा तक जा पहुंची। मेरे बच्चे, जिन्हें मैंने अपनी रोटी का हिस्सा देकर पाला, आज मेरे नाम को सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझ रहे थे। हमारे पैसे लौटाने की बजाय फिर से हमारे ही नाम पर पैसा जुटाना चाहते हैं। मेरे मन में यह बात खंजर की तरह उतर गई। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैं किसी के सामने टूटना नहीं चाहती थी। मैं बिना कुछ बोले उठी और सीधा अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही मेरी हिम्मत भी बंद हो गई। कमरे में आते ही मैंने देखा कि आलोक उतने ही कूटे हुए लग रहे थे जितनी मैं। हो सकता है मैं बेटों के जवाब से नाराज थी, लेकिन आलोक मुझसे भी ज्यादा निराश थे।
क्योंकि ये सपना मेरा था और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी हमेशा उन्होंने ही अपने सर ली थी। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है आलोक जी। इतने साल इंतजार किया है तो 1 साल और सही। बच्चे गलत भी नहीं कह रहे। साल भर में तो हम दोनों सीनियर सिटीजन हो ही जाएंगे। फिर चलेंगे दोनों बुड्ढा बुड्ढी दुनिया घूमने। मैं हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आलोक की आंखों की नमी छुप नहीं पा रही थी। वे बोले, विमला, मुझे माफ कर दो। जवानी के दिनों में समय के अभाव में तुम्हारी इच्छा पूरी न कर पाया, और आज पैसों की कमी ने मुझे मजबूर कर दिया। काश रिटायरमेंट से पहले मैं कुछ पैसा सिर्फ हम दोनों के लिए बचा पाता। लेकिन तुम ही कहती थी, अपने बच्चे अपने होते हैं, बुढ़ापे में वही सहारा बनेंगे। हमें पैसों की क्या ज़रूरत। अगर उस वक्त मैंने तुम्हारी बात ना मानी होती तो आज इस उम्र में मुझे अपने ही बेटों के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं आलोक जी, हम अगले साल चले जाएंगे। लेकिन आलोक ने गहरी सांस लेकर कहा, आने वाला समय किसने देखा है विमला? कौन जाने अगली सुबह मैं उठूं भी या नहीं। इस उम्र में मौत का कोई भरोसा नहीं। मैंने तुरंत उनके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसी मनहूस बातें मत कहिए। अगर किसी ने मौत को गले लगाना है तो वो मैं हूं। आपसे पहले अग्नि के सामने कसम खाई है मैंने, मौत को गले पहले मैं लगाऊंगी। माहौल इतना गंभीर हो गया था कि मेरा दिल घबराने लगा। तभी आलोक अचानक हल्की मुस्कान के साथ बोले, और अगर तुम मर गई तो मैं वर्ल्ड टूर पर किसे ले जाऊंगा? तुम्हारा सपना तो अधूरा ही रह जाएगा विमला। मैं भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जी आप भूल रहे हैं, हमने 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई है। इस जन्म ना सही, अगले जन्म मुझे ले जाइएगा। मेरी बात सुनकर आलोक जोर से हंस पड़े, और थोड़ी देर के लिए ही सही हम दोनों की उदासी कहीं गायब हो गई। अगली सुबह हम सब फिर से डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए। कल रात की बातियों ने मेरे दिल में जो दर्द छोड़ा था वह अभी भी जस का तस था। नाश्ता शुरू ही हुआ था कि मेरा बड़ा बेटा अशोक बोला, रोहित, कल रात तू सीनियर सिटीजन के बैंकिंग फायदे बता रहा था। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं डैड के नाम पर पैसे इन्वेस्ट कर दूं। पापा सीनियर सिटीजन हैं तो ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? मैंने आलोक की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं, सिर्फ एक थका हुआ टूटा हुआ भाव। रोहित तुरंत बोला, आइडिया तो अच्छा है भैया, पर उससे मुझे क्या फायदा होगा? अशोक मुस्कुराया, अरे छोटे, 1 साल रुक जा, फिर माँ भी सीनियर सिटीजन हो जाएगी। उनके नाम पर तू इन्वेस्ट कर लेना, तू भी ब्याज कमा लेना। दोनों अपने ही तो है, पैसा लेकर थोड़ी भाग जाएंगे। रोहित खिल उठे, हाँ भैया, ये हुई ना बात, आपका आइडिया बेस्ट है। दोनों बहुएं भी मुस्कुरा रही थी, मानो किसी का दुख नहीं, सिर्फ अपना फायदा देख रही हूं। मैं और आलोक चुप बैठे रहे। हमारी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की चादर। अपने ही बच्चे, जिनके लिए हमने बरसों तक त्याग किया, आज हमारी उम्र उनका फायदा बन चुकी थी। तभी बड़ी बहू नंदनी बोली, डैडी जी, ब्रेकफास्ट के बाद तैयार हो जाइएगा, हमें मंदिर जाना है। मैंने मन्नत मांगी थी, अगर इनकी दिल्ली वाली डील पक्की हो गई तो गणेश जी को लड्डू चढ़ाऊंगी। लाखों का फायदा हुआ है इस डील से। आलोक ने जैसे खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम जरूर चलेंगे। नाश्ता खत्म करके मैं और आलोक अपने कमरे में आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, विमला, तुम भी चलो हमारे साथ। भगवान का दर्शन करोगी तो मन हल्का हो जाएगा। मैंने धीमी आवाज में कहा, मेरा मन नहीं है, आप जाइए। लेकिन आलोक ने विनती की, चलो ना विमला, क्या मेरा कहा नहीं मानोगी? उनकी आवाज में इतना प्यार था कि मैं मना नहीं कर पाई। ठीक है, चलती हूँ। मैं अलमारी से साड़ी निकालने लगी। आलोक ने एक साड़ी हाथ में लेते हुए मुस्कुराया, अरे विमला, ये वही साड़ी है ना जो मैंने तुम्हारे पिछले जन्मदिन पर दी थी? मैं भी मुस्कुरा उठी, हाँ, और उसके लिए आपने मेरी खूब डांट भी सुनी थी। अपनी कीमती सोने की घड़ी बेच कर लाए थे ये साड़ी। आलोक की आंखें भर आई, मेरे लिए तुमसे कीमती कुछ नहीं है विमला। घड़ी क्या, मैं तुम्हारे लिए खुद को भी बेच सकता हूं। मैंने हल्का सा ठेका लगाया, बस बस, इस उम्र में फिल्मी डायलॉग आप पर अच्छे नहीं लगते। तभी नंदिनी की आवाज आई, डैडी जी, आज तैयार है ना? बस 5 मिनट में पूजा की थाली लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, हम आ गए, कहते हुए आलोक बाहर गैलरी में चले गए। 10 मिनट बाद मैं भी कमरे से बाहर आई। हम नीचे जाने लगे ही थे कि नंदिनी ने मुझे रोकते हुए कहा, अरे मम्मी जी, आप कहाँ चल दी? आलोक ने बोला,
मैंने ही विमला को साथ चलने को कहा। अगर मैं चला गया तो ये अकेली रह जाएगी। नंदिनी ने एकदम सपाट आवाज में कहा, डैडी जी, हम घूमने नहीं, मंदिर जा रहे हैं। आपको इसलिए ले जा रही हूं क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं। आपकी वजह से मुझे बिना लाइन में लगे फ्री एंट्री मिल जाएगी, इसलिए मम्मी जी को घर पर रहने दीजिए और आप चलिए मेरे साथ। एक सीनियर सिटीजन के साथ 2 लोगों को एंट्री नहीं मिलती। और उसने साफ साफ कह दिया, मैं मंदिर नहीं जा सकती। मेरी रगों में जैसे खून ही रुक गया। मेरी उम्र, मेरा रिश्ता, मेरा सम्मान सब आज फ्री एंट्री पास बनकर रह गया था। मैंने आलोक का चेहरा देखा, उनकी आंखें भी मेरी तरह भर आई थीं। मैं नीचे लगी सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि तभी सुमन हंसते हुए बोली, मम्मी जी को साल भर बाद नंदिनी भाभी अपने साथ ले जाएंगी, जब मम्मी जी भी सीनियर सिटीजन हो जाएंगी। मैंने उसका तंज अनसुना कर दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक ही कह रही है नंदिनी, तुम उनके साथ जाओ बेटा, मैं घर पर ठीक हूं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। करीब 15 दिन बीते होंगे कि एक सुबह बैंक का एजेंट आया। उसने कहा, विमला जी, आलोक जी को उनकी पुरानी LIC पॉलिसी के कुछ लाख रुपये मिलने वाले हैं, बहुत जल्द। मैं स्तब्ध रह गई। हम दोनों ये इन्वेस्टमेंट भूल ही चुके थे, शादी से पहले का था। उस दिन जब आलोक जी खुशी में दौड़ते हुए मुझे सीढ़ियों पर मिले तो उनके चेहरे पर कई सालों बाद वो चमक देखी। उन्होंने दूर से ही चिल्लाकर कहा, विमला सुनो, हमें पैसे मिलने वाले हैं, अब हम वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। इस बार हम किसी का घर नहीं देखेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे, तुम बस तैयारी कर लो। मेरी आंखें भर आईं। सपना मेरा था, लेकिन खुशियां ऐसे मना रहे थे जैसे उनका हो। पर काश उस वक्त मुझे पता होता कि आगे क्या होने वाला है। अगले ही दिन सुबह सुबह सुमन मेरे गले से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी, मम्मी जी चलिए मेरे साथ, रोहित की हालत बहुत खराब है। हम दोनों उसके कमरे में पहुंचे। कमरा अस्त व्यस्त था और रोहित टूटे हुए इंसान की तरह बैठा था। मैंने हल्के से पूछा, क्या हुआ बेटा? वो फफक पड़ा, मम्मी मेरा बिजनेस डूबने वाला है, 10 लाख रुपए चाहिए, 10 दिन में ना मिले तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना भी सब चला जाएगा। मेरे दिल में कुछ चुभा। माँ होने का दर्द शायद सबसे बड़ा दर्द होता है। मैंने आलोक जी का हाथ पकड़कर कहा, जरा मेरे कमरे में चलिए, बात करनी है। कमरे में पहुंचते ही मैंने कहा, आलोक जी, ये LIC के पैसे रोहित को दे दीजिए। उन्होंने चौंक कर मेरी ओर देखा, और तुम्हारे सपनों का क्या विमला? मैंने बहुत धीरे कहा, मेरे सपने साल भर बाद पूरी हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बेटों ने वादा किया है ना? आलोक जी ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है विमला, जैसा तुम चाहो। और 10 दिनों के भीतर सारे पैसे रोहित को दे दिए। एक शाम पूरा ओबेरॉय परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। आलोक जी मुस्कुराकर बोले, कल विमला का जन्मदिन है, अब ये भी सीनियर सिटीजन हो जाएंगी। तुम्हारे मम्मी के कार्ड बनवाकर वर्ल्ड टूर का टिकट निकलाओ। उनकी बात पर अशोक ने हंसते हुए कहा, पापा इतनी क्या जल्दी है? कौन सा आप लोग बिजनेस टूर पर जा रहे हैं? थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। और तभी रोहित बोल पड़ा, डैड, कल मम्मी 60 की हो जाएंगी, मतलब डबल फायदा, एक तो महिला और दूसरा सीनियर सिटीजन। मम्मी के नाम पर इन्वेस्ट कर देते हैं, फायदा तो हमें ही होगा। मेरी सांस अटक गई। साल भर में उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि माँ आपके सपने पूरे करेंगे, बस अपने फायदे ही दिखाई दिए। मैं बिना कुछ बोले ऊपर चली आई। वहां पहुंची तो देखा पोते पोतियां वही नाटक कर रहे थे जो उस दिन रोहित और सुमन ने किया था पैसे निकलवाने के लिए। बच्चे ये सब कैसे जानते थे? सारी सच्चाई मेरे सामने थी। उस पल मैं बिल्कुल टूट गई और बिस्तर पर गिर पड़ी। उधर आलोक जी भी अब खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में बेटों से कहा, शर्म आती है मुझे तुम्हें बेटा कहते हुए। तुम दोनों ने सिर्फ अपना फायदा देखा, अपनी माँ की एक खुशी, एक सपना तुम्हें दिखाई नहीं दिया। उनकी आवाज कांप रही थी। अगर फायदा ही देखना था तो अपाहिज बच्चों से भी कई फायदे होते हैं, मगर हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे बच्चे वैसे हों। लेकिन तुम दोनों अपनी माँ के सीनियर सिटीजन होने का इंतजार करते रहे, सिर्फ अपने फायदे के लिए। इतना कहकर वे तेज कदमों से हमारे कमरे में गए और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं धीरे धीरे उनके पीछे गई। दरवाजे के उस पार उनकी भारी सांसें साफ सुनाई दे रही थी।
मैंने धीरे से आवाज देकर कहा, आलोक जी, दरवाजा खोलिए। उन्होंने दरवाजा तो खोला, लेकिन मुझे देखा भी नहीं। सीधे जाकर पलंग पर लेट गए, पीठ मेरी तरफ, चेहरा दीवार की तरफ। उनके अंदर का टूटना उस कमरे की खामोशी में साफ सुनाई दे रहा था। मुझे बहुत डर लगा, पर शायद उससे भी ज्यादा तकलीफ कि वे पहली बार मुझसे भी चुप हो गए थे। मैं उनके पास जाकर बैठी, पर उन्हें छूने की, मनाने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैं भी उनके बगल में लेट गई। उस रात हम दोनों ने एक भी शब्द एक दूसरे से नहीं कहा, सिर्फ चुप्पी थी, और उस चुप्पी में दोनों की टूटी हुई उम्मीदें। अगली सुबह, एक ऐसा सवेरा जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई। सुबह नाश्ते का समय हुआ। मैं नीचे आई, आलू के पराठे बनाए, उनके पसंदीदा, चाय रखी। मैंने ऊपर देखकर आवाज लगाई, आलोक जी, नाश्ता तैयार है, आइए। कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैं ऊपर कमरे में गई। वे उसी तरह लेटे थे, पीठ मेरी तरफ। मैंने हल्के से कहा, उठिए ना, इतना भी क्या गुस्सा। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा, हल्के से हिलाया, पर वह नहीं हिले। एक पल को मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। वो ठंडे थे। घबराकर उनका चेहरा अपनी तरफ पलटा, और मेरी दुनिया उसी क्षण बिखर गई। आलोक जी इस तरह शांत लेटे थे, जैसे सारी लड़ाई, सारा दुख रात ही रात किसी अनजाने सफर में उनके साथ चला गया हो। मैं फूट पड़ी, आलोक जी, उठिए, देखिए मैं आ गई। देखिए ना, मैंने नाश्ता बनाया है। आप ऐसे कैसे चले गए? पर वे नहीं उठे। मैं उन्हें सीने से लगाकर लगातार बोलती रही, आपने वादा किया था ना कि मुझे वर्ल्ड टूर पर ले जाएंगे। आप कहते थे मेरे लिए खुद को भी बेच देंगे। तो अब मुझसे ये दूरी क्यों? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस उनकी निस्सीम शांति और मेरी चीखें जो कमरे में गूंजकर खामोशी में बदल गई। उनके आखिरी शब्द जो उन्होंने रात में भी नहीं कहे, पर मैं सुन पाई। उनके सीने पर सिर रखते ही मुझे ऐसा लगा मानो उनकी बहुत हल्की, बहुत दूर सी आवाज कह रही हो, विमला, तुम चली जाती तो मैं कैसे जीता? अब तुम जियोगी, हमारा सपना तुम पूरी करोगी। मैं अगले जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वर्ल्ड टूर मुझे अगले जन्म करवाना। उस पल मुझे समझ आया, वो रात, वो सन्नाटा, उनकी टूटी हुई आवाजें, उनकी पीठ करके लेटना, सब विदाई थी, और मुझे पता भी नहीं चला। आलोक जी जा चुके थे। मेरे लाख रोने, पुकारने, चीखने पर भी अब वह वापस नहीं आने वाले थे। एक पल में लगा जैसे मेरी पूरी देह पत्थर हो गई हो, आंसू भी जैसे कहीं भीतर ही जम गए हों। मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर दोनों बेटे भागते हुए कमरे में आए, पर मेरे होठों से आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे सारा दर्द अंदर ही कैद हो गया हो। फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ। अस्थियां मेरे हाथों में आईं। जब अशोक अस्थि विसर्जन के लिए आगे बढ़ा, मैंने उसका हाथ रोक दिया। ये अस्थियां अभी विसर्जित नहीं होंगी, मैंने दृढ़ आवाज में कहा, और उन्हें वापस घर ले आई। अगली सुबह मैं सीधा बैंक गई। मेरी एक ही चिंता थी, क्या जिस घर में मैं रहती हूँ वह अभी भी मेरे नाम पर है, या बेटों ने हमें धोखे में रखकर उसे अपने नाम करा लिया। सारे कागज निकलवाए गए। घर मेरे ही नाम पर था। इतना ही नहीं, गांव की कोठी भी मेरे नाम पर ही थी, और अशोक ने जो इन्वेस्टमेंट आलोक जी के नाम से किया था, उसका नॉमिनी वह खुद था। इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती थी। पर घर तो मेरा था, मेरे पति का प्यार, जिसने सब कुछ मेरे नाम किया था। मैं घर लौटी, सबको हॉल में बुलाया और साफ साफ कह दिया, इस घर में मैं तुम चारों को नहीं देखना चाहती। अशोक सन्न रह गया। माँ, आप क्या कह रही हैं? अब तो आपको हमारी और ज़रूरत है। आप अकेली हैं, हमें घर से कैसे निकाल सकती हैं? मैंने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। तुम सबकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुमने मेरे आलोक जी की आखिरी इच्छा भी पूरी न की। बड़ी बहू आगे आई, मम्मी जी, ये घर हमारा भी है, सिर्फ आपका नहीं। मैंने पलट कर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं ये घर सिर्फ मेरा है, और अगर तुमने जुबान चलाई तो अभी पुलिस बुला लूंगी। अब यहां से निकल जाओ, तुम चारों मेरे आलोक के गुनहगार हो। गुस्से से तमतमाते हुए चारों घर से चले गए, और मैं उस बड़े घर में अकेली रह गई। उस रात मैंने खुद से एक वादा किया, आलोक जी, मैं आपके साथ ही वर्ल्ड टूर पर जाऊंगी, आपकी अस्थियां साथ लेकर। आपका सपना मैं पूरा करूंगी। अगले दिन मैंने वह घर बेच दिया जिसे हमने मिलकर बनाया था। दर्द भी था, लेकिन एक सुकून भी, क्योंकि उन्हीं पैसों से मैं अपने आलोक जी का सपना पूरा करने वाली थी। बहू बेटे ये सुनते ही भागते हुए आए,
क्योंकि घर बिकने का मतलब था उनका कोई हक नहीं बचेगा, मेरी मृत्यु के बाद भी नहीं। लोगों ने समझाया, धमकाया, मनाया, लेकिन मेरी आत्मा अब अडिग थी। उनकी कोई बात मेरे दिल को छू भी न सकती। गांव की कोठी अभी भी मेरे नाम पर थी, सो रहने का ठिकाना भी था। और फिर मैंने सफ़र शुरू किया अपने आलोक जी की अस्थियों के साथ। हम साथ गए न्यूयॉर्क, पेरिस, दुबई, स्विट्ज़रलैंड, जापान, हर वह जगह जहाँ जाने का हमने सपना देखा था। मैंने उनके साथ देखी, कभी उनकी अस्थि कलश को पकड़कर रोई, कभी मुस्कुराई, कभी बादलों से बातें की, जैसे वह हर जगह मेरे साथ हो। और फिर मैं भारत लौट आई। अब मैं गंगा घाट पर खड़ी हूँ। समय आ गया है कि मैं उन्हें अंतिम विदाई दे दूँ। मैंने उनकी अस्थियां प्रवाहित की, और जैसे ही वो जलधारा में बहने लगी, महसूस हुआ जैसे वो धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहे हों। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। फिर एक बहुत तेज रोशनी दिखाई दी, और उस रोशनी में मेरे आलोक जी खड़े थे, हाथ आगे बढ़ाए, जैसे मुझे अपनी दुनिया में ले जाने आए हो। गंगा घाट पर मेरा शरीर निर्जीव पड़ा था, पर मेरी आत्मा, वह अब दर्द, दुख, अकेलपन से मुक्त थी। मैं उनके साथ थी, अपने आलोकनाथ जी के साथ, और हम दोनों अपनी नई दुनिया की ओर एक साथ जा रहे थे। दोस्तों, क्या मैंने सही किया? मेरी इस कहानी के बारे में आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते हमें यह ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को भारत की या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। राधे राधे।